वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम कल जो हमने छोड़ दिया था उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्लास, नर्वस सिस्टम। तो उसके लिए अपन पहले एक बार क्विक रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है कल का। तो कल हमने पढ़ा था सीएनएस और पीएनएस का डिफरेंस, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स में कंडक्शन क्या होता है, न्यूरॉन्स के पार्ट्स क्या होते हैं, माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, और उसके बाद में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरो सिस्टम। ऑटोनॉमिक में हमने देखा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो एक हमने बहुत ही ब्रीफ जानकारी नर्वस सिस्टम के बारे में कल ले ली थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इसी चीज़ में, नर्वस सिस्टम में, जिसमें हम पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है ब्रेन, थोड़ा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का, और उसके बाद में CSF, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन ये हमारा रहेगा। आज हम जो करेंगे उसमें आएंगे हमारे पास में ब्रेन ओवरव्यू, ब्रेन में ग्रे वर्सेस वाइट मैटर, सेरेब्रल लोब्स, ब्रेन स्टेम, cerebellum, different parts of brain like midbrain, hypothalamus, hippocampus, etc. etc. Memory formation, spinal cord के lesions, reflexes, और जो भी डैमेज होता है वो। उसके बाद में थोड़ा सा पार्ट हम CSF के बारे में पढ़ेंगे, CSF का फॉर्मेशन, CSF का सर्कुलेशन, और CSF की कोई अगर डिजीज़ हमारे पास पढ़ने का समय रहेगा तो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रेन। ब्रेन दिमाग, मस्तिष्क, भेजा, कुछ भी बोल दो। क्या होता है ब्रेन? 1400 ग्राम का एक सॉलिड ऑर्गन है जो खोपड़ी के अंदर पैक्ड रहता है। खोपड़ी मीन्स हमारा स्कल, जिसको क्रेनियम भी बोलते हैं। वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। कितने न्यूरॉन से? 86 करोड़ बिलियन। 1 2 3 जो है 5 6 7 8 9, 86 बिलियन न्यूरॉन्स अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है किसी में कम किसी में ज़्यादा। जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो यंग हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं। जो लोगों को बीमारियां हो जाती है, एल्जाइमर्स हो जाता है, सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है, उनमें कम हो जाता है। CV हो जाता है, उनमें न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं। बेसिकली 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। बॉडी वेट का 2% है, लेकिन 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और 20% ऑफ टोटल ग्लूकोज रिक्वायरमेंट चाहिए होती है छोटा सा, पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। न्यूरॉन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के लिए न्यूरॉन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी देर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हुई, न्यूरॉन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब उसके लिए अपन एक छोटा सा ऐसे आइडिया देखें। नॉर्मल जो हमारी मसल्स होती है वो 30 to 60 मिनट्स बिना ऑक्सीजन के रह सकती है। जो हमारी हार्ट मसल्स हैं 20 to 40 मिनट्स। ऐसा होता है ना कई बार कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, और अगर आपने 30-40 मिनट के अंदर अंदर उसको वापस CPR करके थ्रोम्बोलाइज कर दिया या फिर सही कर दिया, तो मसल्स वापस रिकवर हो जाती है। वहीं पे जो न्यूरॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब न्यूरॉन्स की खास बात क्या होती है? न्यूरॉन्स नेवर रीजनरेट। एक बार डैमेज हो गए तो वो दोबारा से नहीं बन पाते। जैसे अपनी मांसपेशियाँ हैं, डैमेज होगी तो नहीं बन जाएगी, लेकिन न्यूरॉन्स के साथ ऐसा है नहीं है। चमड़ी है, कट गई, कुछ और हो गया तो एपिथेलियल सेल से नहीं बन जाएगी, बट न्यूरॉन्स में रीजनरेशन नहीं होता। ठीक है, ये हो गया ब्रेन। अब ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये अगर हमने, मेरी यूँ खोपड़ी थी, उठा के यूँ रख दी स्क्रीन पे, ठीक है, फिर उसको काट दिया, खोपड़ी ली, यहाँ से काटा, अब ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ऊपर कैमरा लगाया तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, बन जा फोटो, सही से बन जा। इस तरीके से दिखेगा, जिसमें बहुत सारे गायराए सल्काए होते हैं। ये जो वेव्स होती हैं इनको गायराए और सल्काए बोलते हैं। फिर इसके बाद ब्रेन के अंदर आता है फ्लूइड। ये जो हमें दिख रहा है ये वेंट्रिकल्स, ये CSF है। अब ब्रेन की खास बात क्या होती है? ब्रेन के अंदर और बाहर CSF होता है, मतलब ये भी CSF है, और जिस खोपड़ी के अंदर और ब्रेन के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे भी CSF होता है। तो ब्रेन के अंदर भी CSF होता है और ब्रेन के बाहर भी CSF होता है। ठीक है, CSF क्या होता है? CSF का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब रीढ़, और फ्लूइड जो इन दोनों में फ्लूइड होता है उसको CSF बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या बला है? इसको ऐसे समझो कि जो हमारा ब्रेन है उसमें दो चीज़ें होती है। न्यूरॉन थी, न्यूरॉन में एक तो होती है सेल बॉडी, एक होती है एक्सॉन। ये तो थी सेल बॉडी, ये है एक्सॉन। अब जहाँ पे बहुत सारी, कल अपन ने बात की थी कि नर्व कैसे बनती है, जब बहुत सारे एक्सॉन्स आके मिल जाते हैं तो वो एक नर्व बनाते हैं, और जो नर्व है वो वाइट मैटर होती है। बस याद रखना है कि नर्व वाइट मैटर होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब रहने दो। नर्व इज़ वाइट मैटर। और जहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडीज आ जाती है वो ग्रे मैटर होता है। तो अब इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो ग्रे मैटर है उसका काम क्या है? प्रोसेसिंग का, यानी कि CPU का। यहाँ पे सारा काम होता है प्रोसेसिंग, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, क्या बोलना है, मतलब जो भी कमांड शरीर को देनी है, हाथ पैर को जहाँ जाके बताना है कि कैसे हिलना है, कितना उठना है, वो काम है। ठीक है, वाइट मैटर यानी कि नर्व्स जो होती है, जो बहुत सारे एक्सॉन्स का होता है, नर्व्स होती है, ये वाइट मैटर बनाती है। इसको समझो केबल्स या फिर इलेक्ट्रिकल वायर की तरह समझो, कि जो ग्रे मैटर ने सोचा वो उसके इफेक्टर ऑर्गन तक जाने के लिए, मतलब अगर तुम्हें ऑर्गन तक जाना है तो ऑर्गन तक जाने के लिए जिसके थ्रू जाता है वो है वाइट मैटर। यहाँ पे इसने सोचा कि उठो, तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ग्रे मैटर ने सोचा कि चलो उठो, तो वाइट मैटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जो होती है, यानी कि स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कहाँ जाएगी? मसल्स पे। मसल्स पे जाके क्या कराएगी? कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर वो क्या होगा? मूवमेंट होगा वहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट था ये तो था ग्रे मैटर, और ये वाला जो पार्ट था ये था वाइट मैटर।
समझे? चलो आगे बढ़ें। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर, तो अब ये ब्रेन है। अब ये कोई बोलेगा कि सर ये ग्रे मैटर वाइट मैटर का काम क्या है? काम ऐसा है कि जब हम सीटी स्कैन देखते हैं तब हमें दिखता है कि ब्रेन का आधा हिस्सा तो गहरा काला है और थोड़ा थोड़ा सफ़ेद है। नॉर्मल सीटी की बात कर रहा हूँ। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है वो तो ब्लीड होता है। अगर मेरे को समय रहेगा तो अपन कोशिश करेंगे कि इसमें एक दो सीटी स्कैन की इमेज भी जोड़ सकें। तो जो ब्रेन है यानी जो सेरेब्रम, सेरेब्रम यानी मेन ब्रेन वाला पार्ट है, उसमें बाहर की तरफ तो होता है ग्रे मैटर और अंदर की तरफ होता है वाइट मैटर। इसका क्या फ़ायदा हुआ? अब ऐसा होता है कि अगर वाइट मैटर में डैमेज हुआ तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है और ग्रे मैटर में डैमेज हुआ तो कॉग्निशन प्रॉब्लम आती है। अब ये कॉग्निशन और कम्युनिकेशन क्या है? कॉग्निशन का मतलब होता है चेतना, यानी कि अगर ग्रे मैटर में समस्या हुई तो इंसान की चेतना चली जाती है, वो गफलत या फिर बहकी बहकी बातें करता है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो हम ऐसे देख रहे होते हैं कि सड़क पे घूम रहे होते हैं पागलों के जैसे, कुछ भी बोल रहे हैं, राह चलते आदमी को पत्थर मारते हैं, उनका ग्रे मैटर डैमेज होता है। और वाइट मैटर डैमेज में क्या होता है कि जो नर्व्स हैं वो खराब हो जाएगी। जैसे कि किसी को लकवा लग गया, एक हाथ पैर पूरा काम करना बंद कर दिया। इंसान सोचता सब है, समझता सब है, बातें भी अच्छे से कर पाता है, बातें भी अच्छे से कर पाता है, लेकिन उसका एक हाथ और एक पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा, तो वो यूँ रहता है। तो मुझसे पूछोगे नाम वाम क्या है, सब हो सकता है बता दे। अगर उसका मुंह इफेक्टेड नहीं है तो हो सकता है नाम वगैरह सब बता दे, लेकिन वो उसका एक हाथ और एक पैर डैमेज हो जाता है। तो वैसे ही वाइट मैटर में नर्व्स डैमेज होती है तो जो चेतना यानी कि जो सेंसोरियम है, जो उसका बिहेवियर है वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो उसका मोटर मूवमेंट है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, समझ आया? आगे चलें। बहुत बढ़िया। अगला जो हमारे पास में पार्ट आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो अपन ने कल देखे थे ब्रेन को तीन पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर का मतलब होता है अगला, हाइंड का मतलब होता है पिछला, मिड का मतलब होता है मध्य या फिर बीच का। ठीक है, आगे चले। तो अब मैंने फिर वही खोपड़ी उठाई, पहले तो यूँ काटी थी, अब मैंने खोपड़ी उठाई, इसको यूँ घुमाया, या मैं यूँ देख रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा लगा है, यहाँ से नज़र जा रही है, तो ये वाला जो मुझे हिस्सा दिख रहा होगा मैं इसको कागज़ पे उतार रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। इस तरीके से ब्रेन दिखता है, जिसमें ये एक हिस्सा होता है, ये बस लोब्स बना रहा हूँ मैं, सब एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा क्या है। एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, यहाँ तक ले लो, फिर ये हरे रंग में एक ये हो जाता है ग्रीन, और एक ऑरेंज ले लो। ठीक है, फिर एक ये हिस्सा हो जाएगा। तो ये तो है हमारा बाहर से दिखने वाला फोर ब्रेन, और ये हिस्सा है हाइंड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। जब आप इस हिस्से को बाहर निकालोगे तो जो अंदर हमें दिखता है वो मिड ब्रेन होता है। तो अपन पहले, हेलो हेलो,
तो वेरवर भी, तो फोर ब्रेन के ये हमारे पास में लोब्स हैं। जो सबसे पहले इधर दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं पेराइटल लोब। जो पीछे की तरफ है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, और जो यहाँ नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। फिर कुछ नहीं, एक फ़ोटो बनानी है जिसमें 4 लोब्स बनाने हैं और उनको नाम देना है फ्रंटल, पेराइटल। अब हर लोब का अलग काम है। तो फ्रंटल लोब का क्या काम है? फ्रंटल लोब का मेनली काम होता है इंसान के सेंसस बना के रखना, कौन कितना सोशली अवेयर है। बोलते ना पागल हो गया, चलते आदमी को पत्थर मार रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब फ्रंटल लोब का काम होता है। तो उनके फ्रंटल लोब में डैमेज होता है, उसको प्री सोमेस्थेटिक एरिया बोलते हैं, सोमेटोसेंसरी एरिया और ये सब। तो इसके काम क्या क्या होते हैं? मेनली थिंकिंग, प्लानिंग, पर्सनैलिटी, मोटर कंट्रोल, स्पीच, प्रोडक्शन, ये सब फ्रंटल लोब के काम है। पेराइटल लोब के क्या काम आएंगे? उधर जगह नहीं है, इधर लिख देंगे। पेराइटल लोब के क्या काम आएंगे? तो पहले देखते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का मेन काम होता है लैंग्वेज का। मेन काम लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? स्पीकिंग, हियरिंग, कॉम्प्रीहेंशन। तुमने क्या सुना, तुमने उसको क्या समझा, और उसके बाद तुमने क्या बोला, तो उस सब को कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। क्या सुना, समझा और बोलना, ये काम होता है टेम्पोरल लोब का। उसके अलावा मेमोरी और इमोशंस, ये दो और इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत जब एडवांस में जब हम पढ़ते हैं तो हम ब्रेन के लोबार फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि 10 नाम बोल के बताओ, 10 जानवरों के नाम बोलो, 10 ऐसे नाम बोलो जो क से शुरू होते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि ब्रेन का कौन सा लोब डैमेज्ड है। फ्रंटल लोब टेस्ट करने के लिए हम गो नो गो टेस्ट कराते हैं, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में आता है पेराइटल लोब। तो पेराइटल लोब में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी। पेराइटल लोब में दो चीज़ों का काम होता है। एक काम होता है पोजीशन का, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पोजीशन, और दूसरा काम होता है सेंसेशन का। बॉडी की 90% सेंसेशंस, जो सेंसेशंस हम लेते हैं, यानी कि अपने पास में कितने होते हैं? 5 सेंसेशन होते हैं ना, आई, टच, पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। तो इनमें से मेजर सेंसेशन जो हैं टच की और इन सब की पेराइटल लोब में जाती है। और दूसरा काम होता है पोजीशन का, हमें राइट लेफ़्ट का ज्ञान करवाता है। हम इधर आके इधर मुड़े थे, फिर इधर मुड़े थे, फिर इधर मुड़े थे, तो हम कैसे सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पेराइटल लोब के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, या यूँ बोले ब्रेन का जीपीएस है हमारी बॉडी का। तो अगला हमारा है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब का हमारे पास में बेसिकली काम क्या होता है? पेराइटल लोब का काम होता है पोजीशन, हमारा राइट लेफ़्ट का जो ज्ञान है, जो हमारा राइट लेफ़्ट टर्न्स का जो ज्ञान है, अप एंड डाउन का जो ज्ञान है, जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल जीपीएस है, ये सारी चीज़ें पेराइटल लोब के काम की होती है। दूसरा जो काम होता है पेराइटल लोब का, वो होता है सेंसेशंस ऑफ। किस किस चीज़ की सेंसेशंस पेराइटल लोब से कंट्रोल होती है? टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन। तो देखा जाए तो पेराइटल लोब में ये चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। टेम्पोरल लोब में ये है और फ्रंटल लोब में ये है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा लोब बच जाता है ऑसिपिटल लोब। दिमाग के पिछले हिस्से में एक बहुत छोटा सा लोब है जिसका एक ही काम होता है विजन, देखने में हेल्प करना।
जो भी हमारी आंखें देखती है हम उसको कैसे परसीव करते हैं, वो ऑसिपिटल लोब का काम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला अब जो हमारा आएगा वो आएंगे, इनके फंक्शंस हमने देख लिए। फोर ब्रेन में 4 लोब्स थे, चारों के फंक्शन देख लिए। अब क्या है, जो फोर ब्रेन है उसी में 3 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब कुछ लोग क्या है, थैलेमस हाइपोथैलेमस को मिड ब्रेन का पार्ट भी बोलते हैं, बट जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो इनको फोर ब्रेन का काम पार्ट्स बोलती है। तो सेरेब्रम में क्या क्या आ जाते हैं, ये जो हमने 4 लोब्स पढ़े, ये सेरेब्रम में, तो इनका काम। फिर आ जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें काम में आता है बॉडी का, टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन कंट्रोल, स्लीप वेक साइकिल, ये सारी चीज़ें। थैलेमस का मेनली काम क्या होता है, थैलेमस एक रिले सेंटर है। अब रिले क्या होता है, अपन ने देखा होगा रिले रेस की, एक आदमी आता है, वो एक दूसरे के हाथ में पट्टी देता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है, फिर वो थोड़ी थोड़ी देर दूर दौड़ता है, उसके बाद फिर वो एक दूसरे आदमी को पट्टी पकड़ाता है, तो वो पट्टी पकड़ के दौड़ता है। सेम ऐसी थैलेमस क्या है, एक रिले सेंटर है। सेरेब्रम यानी कि जो ब्रेन का बाहरी हिस्सा है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी थैलेमस के थ्रू, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी जानकारी आएगी शरीर में वो थैलेमस के थ्रू आएगी और सेरेब्रम में जाएगी। तो थैलेमस एक तरीके से रिले सेंटर है। तो हमारे बॉडी में जो भी चीज़ हमें पता लगती है, चाहे वो रिसेप्टर्स उसके कैसे भी हो, वो अंततः आती थैलेमस के द्वारा ही है। तो थैलेमस के अंदर से होके सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, तो सबसे डेंसली पैक्ड एरिया होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी को थैलेमस में इन्फाक्ट आ गया तो उसके सारी सेंसेशंस ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, मेन इसका काम क्या है, सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलो फोर ब्रेन में इतना मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद हम आते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम यूं बोलो, एक हाईवे है जो ब्रेन प्लस ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड तक जोड़ता है। तो बोलोगे कि थैलेमस भी तो यही कर रहा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रहा था। थैलेमस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो न्यूरॉन्स है वो आ और जा रहे थे। हम थैलेमस के साथ में मिला के कुछ और चीज़ें इंक्लूड करते हैं, 3-4 ऑर्गन्स मिलाते हैं, उनको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्रेन हो गया। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब मैंने बस इसी फोटो को अपन एनलार्ज कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ब्रेन के अंदर हमारे हिस्से आते हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे थैलेमस, थोड़ा बहुत पार्ट मिड ब्रेन का। इन सब चीज़ों को मिला के बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसका काम क्या है, ब्रेन स्टेम का काम देखो, ब्रेन स्टेम का काम होता है मेजर कंट्रोल ओवर ब्रेन, कि ब्रेन ना तो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होए ना ब्रेन ज़्यादा हाइपो एक्टिव होए, इस चीज़ को कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। उसके अलावा कुछ फाइन एक्टिविटीज़ है वो भी कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम, जैसे कि आई मूवमेंट्स, विजुअल रिफ्लेक्स, हियरिंग रिफ्लेक्स। अब क्योंकि मेजर कंट्रोल ऑफ ब्रेन तो हाइपर मूवमेंट्स नहीं होते, तो पार्किंसंस जो बीमारी होती है ब्रेन स्टेम लीजन की वजह से होती है। दूसरा, फिर एक इनका काम होता है
फाइन एक्टिविटीज़, उसके बाद आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। अब ब्रेन स्टेम के जो हिस्से थे उसमें ये वाला जो पार्ट आता है पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स का काम होता है सबसे ज़्यादा शरीर में ब्रीदिंग और हार्ट रेट कंट्रोल करने का। हमारी सांसें, वैसे देखा जाए तो अपन ने अगर रेस्पिरेटरी पढ़ा था तो उसमें देखा कि ब्रीदिंग एक वॉलेंटरली इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है, कि हम चाह के तो सांस को तेज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम इनवॉलेंट्री इसलिए क्योंकि हम इसकी मूवमेंट्स वॉलेंट्री इसलिए कि कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं कि हम इसको रोक नहीं सकते। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट रोकते, पर हम सांस रोक के रख नहीं सकते। तो जो ब्रीदिंग अपने आप होती है, लाइक जो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग होती है, वो पोन्स के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। पोन्स में मतलब उसमें दो होते हैं, डॉर्सल सेंट्रल, वेंट्रल सेंट्रल, अपन ने पढ़े थे उस टाइम पे। जो एक तो एक्साइटेटरी होता है, एक इनिबिटरी होता है। इंटरकोस्टल मसल्स पे किसी को याद आ रहा हो तो क्लास हुई थी उस टाइम पे, गूगल मीट्स पे क्लास होती थी हमारी, ठीक है। ऐसे ही तो इसलिए जो पोन्स के जो स्ट्रोक होते हैं, यानी जो पोन्स के अंदर हेमरेज हो गए, वो ब्रेन के हेमरेज जो पोन्स वाले एरिया में हो, तो वहाँ पे पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो डैमेज हो जाती है और पेशेंट डेथ कर जाता है। सेम ऐसे ही और क्या क्या काम होता है, ब्रीदिंग का हो गया, प्यूपिल्स का हो गया, आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो बड़ी और छोटी, ये पोन्स की वजह से होती है। फिर उसके बाद में जो हमारा पार्ट आता है दैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट है, हाइंड ब्रेन में आता है, ठीक है। ब्रेन का लास्ट पार्ट है, एकदम नीचे की तरफ होता है। मेन सेंटर होता है रेस्पिरेशन, हार्ट रेट। तो पोन्स भी रेस्पिरेशन और हार्ट रेट का था, बिल्कुल। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी रेस्पिरेशन और हार्ट रेट का था। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। और बीपी रेगुलेशन, तो ये अलोंग विद पोन्स, पोन्स के साथ में मिलके काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में डैमेज हुआ तो डायरेक्ट डेथ होती है 100%। इसीलिए क्योंकि ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है, तो ऐसे बोलते हैं कि अगर इस जगह पे चोट मारो, इस जगह पे चोट मारो तो इंसान फटाक से मर जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कंट्रोल होते हैं, जैसे कि स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। ये रिफ्लेक्सेस मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। इसके बाद में अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्गन होता है ब्रेन का, जिसको बोलते हैं सेरेबेलम। यूं देखो, ये ब्रेन है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे पीछे एक अलग सा ही ऑर्गन रहता है। ब्रेन के पिछले हिस्से में एक अलग सा ऑर्गन होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसको कंट्रोवर्शियल इसलिए बोलते हैं कि जब हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक सेल है, सेल के अंदर एक ऑर्गन था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए, खुद का न्यूक्लियस, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस एकेडमी वगैरह सब कुछ था, पूरा मशीनरी उसकी खुद की थी। तो कहीं अपन यूँ बोल सकते थे कि पहले दो सेल्स होती थी, जो एक एनर्जी बनाती थी और दूसरा बाकी के काम करते थे। उन्होंने बोला कि तुम हमारे साथ ही रह लो, तुम एनर्जी हमें बना के दो, हम तुम्हें जगह प्रदान करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। सेम ऐसा ही सेरेबेलम के साथ भी लोग मानते हैं कि सेरेबेलम इज़ अ डिफरेंट ब्रेन जो बेटर फंक्शनिंग के लिए ऐड हो गया इस ब्रेन के साथ में। ये ब्रेन है, ये सेरेबेलम है। तो ब्रेन से सेरेबेलम के फाइबर्स कुछ इस तरीके से आते हैं कि ब्रेन में आते हैं, सेरेबेलम के ब्रेन से सेरेबेलम में फाइबर्स आएंगे, फिर सेरेबेलम से स्पाइनल कॉर्ड में फाइबर्स जाएंगे। ये तो ये एक एक्स्ट्रा ब्रेन है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जिसका काम होता है मेनली बैलेंस, इनिशिएशन
ऑफ मूवमेंट फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को ये पेन है, इसको यहाँ से उठा के कान पे लगाना है, तो ये हाथ था, अब ये हाथ यहाँ से उठेगा, फिर ये यूं जाएगा, फिर कान पे लगेगा। तो जो इनिशिएशन थी वो सेरेबेलम से होती है, ये मूवमेंट सारी सेरेब्रम से होती है, जो हमने आगे वाला हिस्सा पढ़ा। हाँ, नाम देखो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये सेरेबेलम है और वो जो था वो सेरेब्रम था, ठीक है। तो जो सेरेबेलम है, बेलम, एल मतलब लंगड़ा, इसलिए बैलेंस बनाने का काम होता है। तो यहाँ से उठने से लेके का काम सेरेबेलम का, फिर ये काम सेरेब्रम का जो आगे जा रहा था, और अब मुझे है कि यहाँ जाके रुक जाना है, ये पेंसिल यहाँ रुक जाए। तो ये जो रुकने का काम है ये भी सेरेबेलम का। तो इसका मेन काम क्या होता है? इनिशिएशन एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ताकि ओवर शूटिंग ना हो जाए। ओवर शूटिंग यानी कि यहाँ से लेके नाक पे हाथ लगाना था, लेकिन वो ऐसे ऐसे से पीछे चला गया, ठीक है, समझे। तो सेरेबेलम के बारे में एक छोटा सा जान लेते हैं। सेरेबेलम एक एक्स्ट्रा ब्रेन होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेम अपने ब्रेन जैसा ही होता है, दो हेमिस्फीयर होते हैं, दो टुकड़ों में बटा होता है। इन दोनों के बीच में एक कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वर्मिस, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। अब हर हेमिस्फीयर सेरेबेलम का 3 हिस्सों में बटा होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ये फ्लोक्योनोडुलर बीच वाला, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, फ्लोक्योनोडुलर लोब, जिसमें पीछे एक छोटा सा और टिंग सी होती है, दो, ठीक है। तो इसका काम क्या क्या हो गए? बैलेंस बनाने का काम हो गया, पोस्चर यानी कोऑर्डिनेशन, फाइन मूवमेंट्स, मोटर लर्निंग, जो हम साइकिल चलाना वगैरह ये सब सीखते हैं, ये सब। अब इसमें डैमेज देखो क्या होता है। सेरेबेलम में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अल्कोहल का। आपने शराब पी, सबसे पहले सेरेबेलम को डैमेज करेगा, इसीलिए हमारा बैलेंस नहीं बनता, ठीक है। टेस्ट कैसे करेंगे सेरेबेलम सही है कि नहीं है? 2 टेस्ट होते हैं, फिंगर नोज डिस डायडोकोकाइनेसिया। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बिगिनिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना, बस एक सिंपल एनाटॉमी, क्या होती है, क्या काम करती है, रिफ्लेक्सेस और लीजन्स। कुछ लीजन्स के सिर्फ नाम पता करेंगे, कुछ को अगर लगेगा तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही एक्सटेंशन होता है। जो रीढ़, जो स्पाइन होती है ना अपनी, ये ऐसे रीढ़ की हड्डियाँ होती है, उस एक हड्डी को मैंने उठाया और ऐसे घुमाया और फिर रखा है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। उनके बीच में छेद होता है, इस छेद में स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कर दिया एनलार्ज, जूम कर दिया इसको। अब हम इसके अंदर की कहानी देखेंगे। अब क्या होता है कि देखो, स्पाइनल कॉर्ड है तो ब्रेन का ही हिस्सा, अगर ब्रेन का हिस्सा है तो क्या होगा, ब्रेन के जैसे ही दिखेगा, सेम ब्रेन में भी वही होता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको 2 स्पीयर्स मिलते हैं, 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी वाइट मैटर होता है
और इसमें भी ग्रे मैटर होता है। वाइट मैटर किसका? नर्व्स का। ग्रे मैटर किसका? न्यूरॉन्स का। अब स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स ज़्यादा होती है और जो सेल बॉडीज़ हैं वो कम होते हैं, मतलब एक्सॉन्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम ट्रांसमिशन का है। इसलिए जो वाइट मैटर है, यानी कि जो नर्व्स या फिर यूँ बोले एक्सॉन्स हैं, वो ज़्यादा होंगे। न्यूरॉन यानी सेल बॉडी है, वो ग्रे मैटर में ज़्यादा होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है? कंडक्शन का है, एक्सॉन्स का, इसलिए वाइट मैटर ज़्यादा होता है। लेकिन अब हमने ब्रेन में देखा था, ब्रेन में बाहर की तरफ था ग्रे मैटर, अंदर की तरफ था वाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ ये कुछ इस शेप में होता है, एच शेप में। अंदर की तरफ तो होता है ग्रे मैटर, ठीक है, अंदर तो होता है ग्रे मैटर, और बाहर होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर अंदर, वाइट बाहर। तो इसको एक ट्रिक है, किस में अंदर होता है किस में बाहर होता है। बी एम डब्ल्यू कार होती है, वैसे ही होता है CMW। सी का मतलब सेरेब्रम, एम का मतलब मेड्यूला, वाइट। मेड्यूला मतलब अंदर का हिस्सा, सेरेब्रम के अंदर का हिस्सा वाइट होता है। अब सेरेब्रम के अंदर का हिस्सा वाइट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा हो जाएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड का अंदर का हिस्सा है वो ग्रे हो जाएगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड हो गई इतनी लंबी। अब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, जिसमें होती है सर्वाइकल पेयर, थोरेसिक पेयर। देखो ये वाली जो हिस्सा है गर्दन है, ये है सर्वाइकल स्पाइन, फिर थोरेसिक स्पाइन, नीचे की तरफ लंबर स्पाइन, और उसके नीचे सैक्रम और कॉक्लिजियल। तो सर्वाइकल स्पाइन से निकलती है 8, थोरेसिक स्पाइन से निकलती है 12, लंबर से निकलती है 5, सैक्रल से निकलती है 5, और कॉकिक से वैसे तो नहीं निकलती, लेकिन एक ही नर्व निकलती है जिसको लैमिना टर्मिनालिस बोल देते हैं। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के कुछ लीजन्स हैं जिनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे ये दो रीढ़ की हड्डियां हैं, इनके बीच से स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। अब अगर ये एक दूसरे पे खिसक जाए, तो जो ऐसे रास्ता था, अब अगर ये खिसक जाती है, तो ये जो है ये कंप्रेस होगा, क्योंकि ये तो सॉलिड है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड तो लचीली होती है, तो वो कंप्रेस हो जाती है, पिचकती है, तो उसकी वजह से होता है दर्द, सीवियर पेन। इसको आम भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। अच्छी एक्सरसाइज और दवाइयों से ये ठीक हो सकती है। फिर उसके बाद में होते हैं दो और लीजन है, कॉर्डा इक्वाइना और कोनस मेड्यूलरिस। नाम याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। फिर ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम, क्योंकि ये सब में क्या होता है वो समझने के लिए हमें स्पाइनल कॉर्ड की पूरी एनाटमी अच्छे से समझनी पड़ेगी। कि ये है ग्रे मैटर हो गया, तो ये कौन सा है? ये पोस्टीरियर कॉलम हो जाता है, ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया, ये रेटिकुलोवेस्टिकुलर ट्रैक्ट हो गया। ऐसे करके ये ट्रैक्ट होते हैं। इन ट्रैक्ट का अलग अलग काम होता है, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अपने लेवल पे अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो बिल्कुल कमेंट करना, अपन ज़रूर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब हमारा एक और छोटा टॉपिक बचता है, CSF। CSF के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ अलग से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि दिमाग और स्पाइन में जो फ्लूइड होता है, वो काम क्या होता है?
फंक्शन, मोटे मोटे 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो कुशन, अपन सर यूं हिलाते हैं लेकिन दिमाग खोपड़ी से टकरा के टूटता तो नहीं है, क्यों? क्योंकि एक शॉक अब्जॉर्बर होता है, उस शॉक अब्जॉर्बर को बोलते हैं CSF। ठीक है, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, दिमाग के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करने हैं, जो कुछ भी ड्रग्स हैं जिनको दिमाग के अंदर जाके असर करना है, जो भी विटामिन हैं जिनको दिमाग के अंदर जाके असर करना है, वो करते हैं CSF के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन, CSF में कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, चोट लग गई, तो उससे ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम जो होता है वो किसका होता है? CSF का होता है, बोथ बाय शॉक अब्जॉर्बर एंड इम्यूनिटी। और चौथा मेटाबॉलिक आउटपुट क्लियरेंस, दिमाग के अंदर दिमाग चलेगा तो कचरा बनेगा, कचरा बनेगा तो जो कचरा है वो बाहर कहाँ से निकलेगा? CSF के द्वारा। ठीक है, ये देखिए 4 कहानियाँ, 4 काम हैं छोटे छोटे। तो अब ये CSF बनता कहाँ है, ओरिजिन, जाता कहाँ है, और एंड कहाँ होता है, यही है CSF की कहानी बस। तो ओरिजिन होता है इसका कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, ये ब्रेन है, ये वेंट्रिकल्स हो गए, वेंट्रिकल यानी छेद, दिमाग के अंदर की खाली कैविटी। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर छोटी छोटी जगह होती है जिसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस, CP मतलब कोरोइड प्लेक्सस। इनका काम होता है CSF सिक्रीशन का। टोटल CSF कितना है हमारे ब्रेन में? 150 ml। डेली कितना बनता है? 500 ml। मतलब डेली कोरोइड प्लेक्सस से जो CSF बना वो जाके अब्जॉर्ब होगा, फिर वापस सिक्रीट होगा, फिर अब्जॉर्ब होगा, फिर वापस सिक्रीट होगा। ऐसे इसकी 3-4 साइकिल चल जाती है। चल, उसके बाद में तो इसका सर्कुलर ओरिजिन हुआ, उसके बाद में ये जाएगा लेटरल वेंट्रिकल्स में। लेटरल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती है जो दोनों ब्रेन्स के बीच में होती है, उसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल से ये जाएगा थर्ड वेंट्रिकल, बस नाम याद करने हैं अपने को इसको, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बाद में जाएगा एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, इसको सेरेब्रल एक्वेडक्ट भी बोलते हैं। एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के बाद में जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में ये जाता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में, मतलब ये ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। अब ये स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन के बाहर चारों तरफ आ जाएगा। तो मैंने बताया था शुरू में कि CSF ब्रेन के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो बाहर ये यहाँ से आता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में। अब ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस में आता है उसके लिए 2 छेद होते हैं। छेद को टेक्निकल टर्म्स में फोरामेन बोलते हैं। तो फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुश्का। ठीक है, फिर वहाँ से ये अब्जॉर्ब हो जाएगा बाय अरेक्नॉइड विलाई। सब अरेक्नॉइड स्पेस में अरेक्नॉइड विलाई होती हैं जो इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, हो गया सर्कुलेशन वाला पार्ट। एक दिन में टोटल 3 टाइम्स, आ जाओ बैठ जाओ, 3 टाइम्स सर्कुलेशन होता है, 500 ml फॉर्मेशन होता है, और एट अ टाइम 150 ml ऑफ CSF प्रेजेंट होता है बॉडी में हमारे। ठीक है, अब इसकी कुछ डिजीज़ेज होती है कि CSF बहुत ज़्यादा हो गया। अब बहुत ज़्यादा हो गया मतलब क्या कि जो कोरोइड प्लेक्सेस हैं वो तो अपने फिक्स रेट पे बना रहे हैं, 0.06 माइक्रोलीटर पर मिनट, इस हिसाब से कुछ बनाते हैं। अब कितना बने मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है,
वो बना रहे हैं, लेकिन जो अरेक्नॉइड विलाय है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मतलब बनता तो जा रहा है लेकिन जिस नाले से निकल रहा था वो नहीं था, नाला चौक है। तो क्या होगा, बॉडी में CSF का अमाउंट बढ़ेगा। CSF का अमाउंट बढ़ेगा तो दिमाग ऐसा हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनका सर बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। अब बच्चों में क्या होता है कि जो हड्डियां होती है वो जुड़ी हुई नहीं रहती, तो वो फूलती जाती है, फूलती जाती है, फूलती जाती है। आदमियों में क्या होता है, क्योंकि अपनी खोपड़ी पैक हो जाती है तो वो तो फूल नहीं पाती, तो ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है जिससे होता है ICP इंक्रीज। ICP इंक्रीज का मतलब होता है इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। क्रेनियम के अंदर का प्रेशर बढ़ता है जिससे डेथ हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर इमरजेंसी है या फिर नॉन इमरजेंसी। नॉन इमरजेंसी है तो हम दवाई देते हैं जैसे कि एसिटाजोलामाइड, और इमरजेंसी है तो हम BP शंटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा मोटा मोटा काम जो भी है वो कंप्लीट हो गया है ब्रेन और नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा अलग से कोई टॉपिक अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, अपन उस पर एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो बना देंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए ब्रेन क्या होता है, PNS CNS क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या था, सिंपैथेटिक क्या था, पैरासिम्पैथेटिक क्या था, ब्रेन के एरियाज़ क्या क्या हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में लोब्स आ गए, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन ने मिला के क्या बनाया, ब्रेन स्टेम बनाया। लोब्स की टेस्टिंग कर ली, स्पाइनल कॉर्ड का हमने डायग्राम देख लिया, स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, सेरेबेलम पढ़ लिया और CSF पढ़ लिया। मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे 15-20-30 नंबर जितने का भी आए उसके लिए। उसके अलावा फिर भी कुछ हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। चलो।